गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर के आ रहे हैं और हम लोग NCERT कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलकर NCERT को कंप्लीट किया जाएगा। 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, सभी को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है रिजल्ट कोचिंग सेंटर और इसको जल्द से जल्द फॉलो करवाइए अन्य लोगों से भी। हम लोग NCERT प्लस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। NCERT प्लस बैच। NCERT प्लस का मतलब है कि NCERT तो आपको कंप्लीट करेंगे, जो आपका पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाएगा और साथ ही साथ इस प्लस में आपको बेसिक जुड़ा है। बेसिक, जो बच्चा पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक अपने मैथ के बेसिक को मजबूत नहीं कर सका। मैथ में मजबूती का मतलब, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होने का मतलब है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए, आपको गिनती आना चाहिए, आपको वर्गमूल, घनमूल आना चाहिए निकालना, क्यूब और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। इसके बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए। बीजगणित जोड़ घटाव और अंकगणित जोड़ घटाव दोनों सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आपको गुणनखंड कैसे किया जाता है, समीकरण कैसे किया जाता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे लगता है, सभी को आसानी से सिखाया जाएगा। आप इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बेसिक NCERT। आज से बैच आपका स्टार्ट है। NCERT प्लस बैच आपके सहयोग से ये चलेगा। तो हम और हमारी टीम, मैं आपको सोशल साइंस और जियोलॉजी, बायो पढ़ाऊँगा। हमारे SK लाडो सर के नाम से फेमस हैं और शिवम सर उनका ओरिजिनल नाम है शिवम। और मैथ के लिए स्पेशल शुभम सर आपको पढ़ाएंगे मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक है सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, सारी डिटेल बता दूंगा। आप एक बार ध्यान से देखिए, छोड़ के जाइएगा नहीं। सबसे पहले इतिहास के पोर्शन की बात किया जाए कि जो आपके सामाजिक विज्ञान है, इसमें इतिहास खंड 1 जो है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले यही हमको जानना है कि भाई राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्र का जन्म कैसे होता है और यह राष्ट्र कितने साल पहले के आए हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें NCERT हाई स्कूल में है जो आपका 10th क्लास, ठीक है, इसका हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला खंड है, उसमें पहला जो पार्ट है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर क्या दूसरे पे पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है,
कहाँ से स्टार्ट होती है कहानी राष्ट्र को बनाने की। दूसरा, खंड नंबर 2। खंड नंबर 2 में क्या पढ़ना है आपको? तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। और समाज। जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। ये खंड 2 होता है आपका, ठीक है। खंड 2 होता है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इस खंड 2 में पढ़ना क्या है? तो थर्ड नंबर जो आपका इसमें आता है उसे कहते हैं भूमंडलीकृत विश्व बनाना। भूमंडलीकृत विश्व बनाना। भूमंडलीकृत विश्व बनाना, इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व क्या होता है? आपको पूरे विश्व को एक साथ जोड़कर आत्मसात करना होता है, ताकि आपने कोई भी सुई की भी चीज़ बनाई है तो पूरे विश्व में कैसे इसका उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भूमंडलीकृत में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, यह आपको पढ़ना होता है। औद्योगिकरण का युग, उद्योगों का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे उद्योग लगता है, कोई भी रॉ मटेरियल कैसे बनता है, और सबसे पहले कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपने औद्योगिकरण की स्टार्ट की। इतिहास में जानेंगे इसको कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा, कौन सा ऐसा देश है जो अपने औद्योगिकरण के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड खंड है, खंड नंबर 3। तीसरे खंड में आपको मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृति, आधुनिक दुनिया। मुद्रण, संस्कृति, आधुनिक दुनिया, यह आपका इतिहास का पोर्शन है। इतिहास कंप्लीट करेंगे इसमें। चलिए अगला भूगोल का देखते हैं। भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है? भूगोल ये आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। यह ऐसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, जो आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। कोई भी चीज़ किताब में ही नहीं, तुम्हारे जीवन में कैसे उपयोगी है, इसको यह सिखाता है। तो सामाजिक विज्ञान में ही भूगोल को भी जोड़ा जाता है। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है? तो संसाधन एवं विकास कैसे होता है, पहला जो चैप्टर इसमें पढ़ना है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये पहले चैप्टर में पढ़ना है। दूसरे में वन एवं
वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन कितना प्रतिशत जल है, कितने हमारे लिए पीने के लिए उपयोगी है, कितने इंडस्ट्री को चलाने के लिए उपयोगी है, सभी का इसमें ब्यौरा, और कौन कौन सी ऊर्जाएं यह निर्मित कर सकता है जल संसाधन, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर इसके बाद जल हो जाता है तो कृषि, बिना जल के कृषि नहीं हो सकती। तो कृषि चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है कि भारत में कहाँ कृषि होती है, भारत के संदर्भ में है ये, ठीक है। सारे के सारे जो पोर्शन हैं आपके भारत के संदर्भ में पढ़ने हैं। संसाधन, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, ये सब भारत के पोर्शन के समझना पढ़ना है आपको। चौथा नंबर पे कृषि, भारत में कौन सी कृषि कहाँ होती है, कौन सा राज्य कौन सी फसल ज़्यादा उगाता है और उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। पाँचवा नंबर पे आता है खनिज, बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा ये भारत में। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यह पढ़ने को मिलेगा। छठवें नंबर पे आपको विनिर्माण उद्योग, किसी भी वस्तु का नव निर्माण किया जाता है। जो आपका द्वितीयक सेक्टर के लोग होते हैं, प्राइमरी वाला तो बेचारा रेड कॉलर श्रमिक है, लाल कॉलर श्रमिक है। जो आपका द्वितीयक में है, इसमें रूप परिवर्तन किया जाता है, किसी वस्तु का नव निर्माण किया जाता है। तो जिस भी वस्तु का विनिर्माण होगा, कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ने को आएगा, कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको पढ़ने को मिलेगा इसमें विनिर्माण उद्योग में। इसके बाद 7वां नंबर पे जो आता है उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपको भूगोल में पढ़ना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपको भूगोल में पढ़ना है। किसी भी उन्नत समाज के लिए इतिहास और ज्योग्राफी दोनों का मेल अवश्य होना चाहिए। आप इतिहास नहीं जानते, भूगोल जानते हैं, फिर भी अधूरा जाएंगे। आपको इतिहास आता, भूगोल नहीं आता, फिर भी अधूरा जाएंगे। तो हम लोग बेस से कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने यह ज़मीन तैयार कर ली, भूगोल की जो ज़मीन है यह तैयार कर ली, तो सब के सब सामाजिक विज्ञान में आप नींव को तैयार कर लिए, तो सब के सब बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, अन्यथा आप खड़ी नहीं कर पाओगे। चलिए, भूगोल हो गया, आगे देखते हैं इसके। मैं आपको पूरा टोटल सिलेबस बता रहा हूँ, इतना मैं कंप्लीट करूँगा सामाजिक विज्ञान में। इसके बाद राजनीति शास्त्र जो आपका है, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है आपको? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसको पढ़ना है। सत्ता कैसे चलती है, हमारा क्या योगदान है, लोकतंत्र में इसका क्या योगदान है, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब सत्ता की साझेदारी में पढ़ने को मिलेगा आपको। संघवाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट संघवाद, संघवाद क्या होता है इसको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट
लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता, इसको पढ़ना है। लोकतंत्र और विविधता क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न भाषाओं को, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास होता है और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसको भी जानना आवश्यक है, और ख़ास करके भारत के संदर्भ में। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, लैंगिक मसले क्या होते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समाज में हैं और समाज में इनकी बड़ी अहमियत है। किसी भी सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए, किसी भी नए सत्ता में लाने के लिए, नए लोगों को सत्ता में बैठाने के लिए इनकी योगदान देखने को मिल जाता है भारत में, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में इन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके धर्म पर ही ज़्यादा रहता है, लेकिन जाति वाला भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पांचवा आपका जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष और आंदोलन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर उसके खुद के प्रति हीन भावना प्रकट होती है कि हमारा जो अधिकार है इसको दबाया जा रहा है और दमनकारी सरकारें होती हैं, तो उस सरकार के प्रति जो संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, किस प्रकार आंदोलन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, जन संघर्ष न हो इसके बारे में इसमें पढ़ना है। हाल ही में आपने देखा कि नेपाल में जेनजी आंदोलन हो गया और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लातों घूसों से पीटा जाए। तो लोकतंत्र में कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो वहाँ की जनता ने जेनजी आंदोलन किया और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। तो आप किसी भी जनसंख्या को, जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको ज़्यादा दिन तक दबा के नहीं रख सकते। तो यह चीज़ भी मायने रखती है। तो जन संघर्ष और आंदोलन। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, जब आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो राजनीतिक दल होते हैं तरह तरह के। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी, फिर उसके बाद बसपा, असपा, नए नए तरह के लोगों का निर्माण देख रहे हो कि नई नई पार्टियां बनती जा रही हैं। और भारत में बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक दल हैं। क्या योगदान है, कैसे करते हैं, हम भी राजनीतिक दल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी आपको। नंबर 7, लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। लोकतंत्र के परिणाम क्या है, क्या परिणाम निकल के आता भाई, काहे लिए करेंगे हम लोकतंत्र में प्रवेश। नंबर 8, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां, इसको पढ़ेंगे हम लोग। लोकतंत्र की चुनौतियां, ये सब राजनीति शास्त्र के हैं। इनका अध्ययन हम एनसीईआरटी में करेंगे। इतने सारे चैप्टर हैं, इनको भी हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक भी इसी में इंक्लूड रहता है। बिना
बजट के बिना इकोनॉमिक्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए, उन्नत राष्ट्र को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, यही पढ़ना होता है। विकास पढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इनको पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है। नेक्स्ट, मुद्रा और साख, मुद्रा और साख पढ़ना है। कि भाई आपने देखा होगा बिना रुपया का कोई काम नहीं, प्रिंटेड नोटें हैं। लेकिन प्राचीन समय में प्रिंटेड नोट कैसे थे, सिक्का क्यों चला, क्या कारण रहे होंगे कि नोटों को धरती पर लाना पड़ा। बिना नोट के भी क्या चल सकता है सिस्टम। तो इन सभी के बारे में भी, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं, साख मुद्रा क्या होती है, पत्र मुद्रा क्या होती है, बैंक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ना है। ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उपभोक्ता अधिकार, 5वां नंबर है आपका उपभोक्ता अधिकार। ये हमने सिलेबस के कंप्लीट किया। हाई स्कूल, धीरे धीरे आप शक्तियों को जोड़ेंगे। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इसके बाद आर्थिक शक्ति, फिर 2 शक्ति और हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले ये तीनों शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, जब ये प्राप्त हो जाएगी तब इन सबको जोड़ करके आप प्रशासनिक शक्ति की तरफ उन्मुख करेंगे, अपने आप को अग्रसर करेंगे, ताकि हमको प्रशासनिक शक्ति मिल जाए। और जैसे प्रशासनिक शक्ति मिलेगी आपके पास 4 शक्ति हो जाएगी। 5वें में क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा यह सिलेबस समझ में आएगा। हम नेक्स्ट से अपने धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इसमें दे सकें। धन्यवाद।